एक बार फिर से RPPS एजुकेशनल पॉइंट पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए अगला लेसन लेके आया हूँ। प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है मंत्र। जैसा कि सभी को पता होगा कि कहानी जगत के मशहूर कहानीकार एवं उपन्यास लेखक आचार्य आदरणीय मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म सन 1980 ईस्वी में लमही गांव के वाराणसी में लमही नामक गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी, पिता का नाम अजायब राय, बचपन का नाम धनपत राय और नवाब राय था। कृतियां इनकी हैं गबन, गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि और कुछ कहानियां भी हैं जैसे सेवा सदन, गंगा, प्रेम गंगा, सप्त सुमन, प्रेम कथा, कुत्ते की कहानी, सप्त सरोज, प्रेम सरोज, मानव सरोवर 10 भाग में लिखा गया है। उपन्यास के अंतर्गत कर्मभूमि, वरदान, प्रतिज्ञा, कायाकल्प, प्रेमाश्रय, मंगल सूत्र, नाटक में संग्राम, करबला, रूठी रानी, प्रेम की बेदी आदि आता है। जीवन चरित्र, दुर्गा दास की कलम, रामचर्चा, तलवार, त्याग और महात्मा शेख शादी आदि रचनाएं आती हैं। कुछ कहानियों में जैसे पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, पूस की रात, ईदगाह पंच और इस तरह से मंत्र, ये जो छोटी छोटी कहानियों के बाद इनने अपना एक अलग व्यक्तित्व निखारा था। जब हमारा देश आप जानते हो गुलाम था, अंग्रेजों का गुलाम था, जिन्होंने अंग्रेजों के शासनकाल में एक रचना लिखी थी जब इनका नाम नवाब राय था और नवाब राय से लिखी थी सोजे वतन, जिसे अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था और कहा था कि अगर इन्हें जिंदा या मुर्दा देने वाले को कुछ इनाम दिया जाएगा। तो ये चालाक प्रवृत्ति के थे, भारतीय थे, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इन सारे कारणों के कारण इन्होंने अपना नाम बदल करके प्रेमचंद रख लिया और बचपन में कुछ अपनी व्यक्तिगत रुचियों को परिवर्तित करके, एक अलग रुचियों में परिवर्तित करके प्रेमचंद नाम से तमाम ग्रामीण और आंचलिक कहानियों का सृजन करना शुरू कर दिया। तो ये अपने जीवन की तमाम घटनाओं के बाद इनकी कुछ ऐसी कहानियां हैं जैसे आप जान रहे हैं कि कर्मभूमि की रचना इन्होंने 1932 में की, उसके पहले सेवा सदन 1918 में लिखा था, रंगभूमि 1924 ईस्वी में लिखा था, गोदान को 1936 में और गबन इनका उपन्यास 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1936 ईस्वी में ही प्रकाशित हुआ था। तो इस तरह से ये अपने जीवन में बहुत सारी रचनाओं के लगभग 300 से अधिक कहानियों का भी संकलन इन्होंने किया है और इन कहानियों में से इनकी जितनी भी कहानियां रही ग्रामीण क्षेत्र की यथार्थवादी दृष्टिकोण को लेकर लिखी गई। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की यथार्थ कहानियां, यानी कुछ गरीबी से जुड़ी हुई तो कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी, तो कहीं जमींदार का शोषण, तो कहीं दलालों का शोषण, तो कहीं व्यापारियों का शोषण, इन सब पर बड़ा चिटफुट और बड़ा कटु प्रकाश लेखक ने डालने का प्रयास किया है। लेखक ने इस कहानी में जो आपके कोर्स में संकलित है, जिस कहानी का शीर्षक है मंत्र के माध्यम से एक घटना का वर्णन किया है कि एक मशहूर डॉक्टर, अंग्रेजी दवाओं के मशहूर डॉक्टर कहे जाते थे, जिनका नाम डॉक्टर चड्ढा था, जो बड़े ही समय के पक्के और बड़े ही टाइम से नियत थे। उनके लिए उनको देखकर लोग अपनी घड़ी एक तरह से ठीक कर ले, इस प्रकार की टाइम पर बंधे हुए इंसान थे और वे अपनी समय से एक पल भी नहीं चूकते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन कब करते हैं? जब रोगी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा डॉक्टर थे, इसलिए स्वास्थ्य के नियमों की पहचान खूब जानते थे और खूब पालन करते थे और उनके इस नियम के ही अंतर्गत उनकी संतानों की संख्या भी थी और वो संतान संख्या उनकी इस कदर थी कि 2 संतान थी, एक लड़का था और एक लड़की। लड़की अपने घर पर थी, यानी उसका ब्याह आज कर दिए थे। लड़का कॉलेज में पढ़ता था जिसका नाम कैलाश था, जो कि बचपन से ही बड़ा होनहार, लोगों का गौरव। उसके सहपाठी भी उसके साथ रहते थे। वह एक सांप पालने का बड़ा शौकीन था और वो एक दिन उसका जन्मदिन था कि उसके पहले एक घटना घटित होती है। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके 6 लड़के मर चुके थे, 7वां और अंतिम लड़का वही बचा था। कुछ बीमारी का पता नहीं चलता था। अंत में सब जगह से वो सारे डॉक्टरों से निराश होकर वह डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। डॉक्टर चड्ढा के वह गोल्फ खेलने का समय था, तो वो गोल्फ खेलने के लिए खूंटी से उतारे और जाने के लिए तैयार थे। तो उन्होंने कहा कल सवेरे आओ।
यही कहकर चले गए। वह बूढ़ा तब तक देखता रहा जब तक डॉक्टर चड्ढा की कार आंखों से ओझल नहीं हो गई। समय का चक्र बदला। उसी वर्ष कुछ दिनों के बाद वह लड़का उसी रात तो मर गया उसका, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद डॉक्टर चड्ढा के यहाँ उनके निजी खुद के लड़के कैलाश का जन्मदिन था। उस जन्मदिन पर मित्रगण आज सभी लोग आए हुए थे। कैलाश को बचपन से सांप पालने का और सांप की जड़ इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। तो वह उन सांपों में से एक सांप को, एक उसकी साथ पढ़ने वाला सहपाठी, मतलब बालिका सहपाठी थी, तो उसने उससे सांप दिखाने का आग्रह किया। इन किन प्रकारेण वह सांप दिखाने जाता है किसी भी तरह से, और उस सांप दिखाने की ही क्रिया में किसी ने नुक्ताचीनी की कि दांत तोड़ दिए, इस तरह की व्यंग किए। कैलाश ने एक खूब बिस्तर सांप उठाया और उसके गर्दन को दबाकर मुंह खोल दिया, यानी उसके दांतों को दिखा दिया। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण का कोई स्थान नहीं होता, जैसा कि प्रेमचंद ने लिखा है। तो जब प्रत्यक्ष को प्रमाण मिल गया तो फिर वह सांप जैसे ही उसकी गर्दन ढीली हुई घूम करके कैलाश को काट लेता है और इतना अचेत हो जाता है उस विष से कि वह पूरा विष उसके शरीर में रफू कर जाता है और वह अचेत होकर गिर पड़ता है, धम से बैठ जाता है। यहाँ तक कि सब लोगों ने उसे मृत घोषित ही कर दिया। जब सबने मरा हुआ जान लिया, यह खबर उस बूढ़े भगत के पास पहुंची जो कि कुछ दिनों पहले अपने लड़के को लेकर डॉक्टर चड्ढा के यहाँ आया था। बूढ़े भगत ने बड़े योग से बहुत ही तीव्र गति से 80 साल की उम्र में बड़ी तीव्रतर गति से दौड़ते हुए किसी तरह से पहुंचता है। वहां जाकर उस देखने की बात कहता है। बड़ी दया दे करके उसको लोग दिखा देते हैं। लगभग 1:30-2 बज रहे थे और पानी भरवा के कहारों से धीरे धीरे अपने भारतीय परंपरा के मंत्रों को, मंत्र शब्द से तो बड़ा ही गरिमामय है, अभी अंत में बताएंगे, तो अपने मंत्रों से उस कैलाश को जीवन दान देता है। जैसे ही प्रातः काल की उषा की लाल किरणें खिलती हैं तब तक कैलाश भी लाल आंखों के साथ जाग जाता है। बूढ़े भगत को लोग ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन आप मजे की बात ये जानो कि जैसे ही कैलाश उठ बैठता है तब तक डॉक्टर चड्ढा नारायणी को गले लगा लेते हैं, यानी भगत का कहीं पता नहीं। और जब भगत वहां से चला जाता है तो लोग उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो मिलता नहीं। अंत में डॉक्टर चड्ढा पछताते हुए कहते हैं वह हम लोगों से या किसी से कुछ लेगा नहीं, उसका जन्म ही यश की वर्षा के लिए हुआ है। कुछ दिनों पहले एक मरीज लेके आया था जिसको देखने से मैंने इनकार कर दिया, मैं उसे खोज निकालूंगा। यानी डॉक्टर चड्ढा को अपने कृत्य पर, अपने किए हुए पर पश्चाताप होने लगता है। कहानी के माध्यम से लेखक यही बताना चाहता है कि हम मनुष्यों को अपने इस मानव जीवन में अगर किसी के उपकार करने का अवसर प्राप्त हो जाए कि मेरे द्वारा किसी का उपकार हो सकता है, तो उस उपकार को निश्चित ही कर देना चाहिए, क्योंकि ये मानव जीवन बहुत ही लंबा है। एक एक क्षण कटना दुष्कर हो जाता है। जब हम किसी का उपकार किए रहते हैं तो हमें भी किसी के उपकार पाने की इच्छा बनी रहती है और हम निश्चित ही किसी न किसी से कुछ न कुछ उपकार प्राप्त कर लेते हैं, हमारा भी काम चल जाता है। यही इस कहानी के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि वह बूढ़ा डॉक्टर चड्ढा की एक चीलम तंबाकू का भी रवादार न हुआ, बल्कि वह सीधे से अपने स्थान को चला गया, अपने घर को चला गया। और अंत में यही बताने का प्रयास करते हैं कि हमें किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ परोपकार का अवसर आए तो उस परोपकार के अवसर को जाने नहीं देना चाहिए। यही हमारा सबसे प्रमुख विषय है और इस कहानी में यही सबसे प्रमुख शिक्षा मिलती है।